बीए थर्ड ईयर में सेकंड पेपर है इंडियन ज्योग्राफी नाम से। उसमें आप लोगों का एक पेपर है क्षेत्रीय असमानता या प्रादेशिक असंतुलन। इस टॉपिक में दो चीज़ें आएंगी, एक तो क्षेत्रीय असंतुलन क्या है, दूसरा ये क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब क्या होता है या क्षेत्रीय असमानता क्या होती है। क्षेत्रीय असमानता जो है ये मोस्टली जैसे कि कोई देश है या कोई क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में असमान विकास की दशाएं होती है। जैसे कहीं पर विकास ज़्यादा हुआ है, कहीं पर विकास कम होता है, तो उससे हम बोल देते हैं क्षेत्रीय असमानता या क्षेत्रीय असंतुलन। जैसे आप राजस्थान को ले सकते हो या भारत के लेवल पर ले सकते हो। तो आप लोगों के इंडियन ज्योग्राफी में टॉपिक है, तो आपको यहाँ पर भारत को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करना है। जैसे भारत में क्षेत्रीय असंतुलन किस तरह से दृष्टिगत होता है, जैसे भारत के पंजाब, हरियाणा है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो राज्य है ये क्या है, विकास की दृष्टि से आगे हैं, जबकि बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड ऐसे राज्य जो है विकास में पिछड़ गए हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय दृष्टि से मतलब एरिया के हिसाब से विकास असमान रूप से हुआ भारत में। जैसे कोई एरिया आगे बढ़ गया विकास में, कोई एरिया पीछे छूट गया, तो इसे ही हम क्षेत्रीय असमानता या क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और दूसरा हम आगे देखेंगे ये क्षेत्रीय असंतुलन जो है ये क्यों है। भाई क्षेत्रीय असंतुलन भारत में पाया जाता है, तो इसके कारण कौन कौन से हैं, मतलब ये क्यों पाया जाता है। तो इसके कारण हम देखेंगे, जैसे पहला कारण हो गया इसका भौगोलिक विशेषताएं। जैसे कोई भी क्षेत्र है तो वहाँ की जो भौगोलिक विशेषता है उनके ऊपर भी डिपेंड, विकास जो है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में क्या है, मरुस्तरीय दशा है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की कमी है और पेड़ पौधे भी कम है, यहाँ पे वनस्पति भी कम है, तो इस कारण से यहाँ पे संसाधनों भी कम है। तो इसी वजह से क्या हुआ, राजस्थान का विकास थोड़ा धीमा हुआ है। ठीक है, राजस्थान में विकास जो है धीमी गति से हुआ है, जबकि कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पर जलवायु अच्छी है, पानी की भी सुविधा है, इस कारण से वहाँ पर विकास तेज़ी से हुआ है। जबकि गुजरात जो है वहाँ की भौगोलिक विशेषता क्या है, वो समुद्र के किनारे हैं गुजरात, तो इस कारण से उसके परिवहन की सुविधा मिलेगी, बंदरगाह वगैरह वहाँ पर बनाए हुए हैं, तो इस कारण से उसे दूसरे देशों से आयात निर्यात की वजह से उसका व्यापार के कारण तेज़ी से विकास हुआ है गुजरात का। जबकि यूपी, बिहार जो है वहाँ की भौगोलिक विशेषता क्या है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस कारण से वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन होने से विकास की गति धीमी रही है। ठीक है, तो ये भौगोलिक विशेषताएं जो है इनके कारण असमान विकास की दशाएं उत्पन्न होती है। जैसे आप पहाड़ी राज्यों को ले सकते हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह है, वहाँ पर कृषि करना बहुत मुश्किल काम है, उद्योग लगाना भी वहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, तो इस कारण से वो विकास की दृष्टि से पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला कारण समझ में आ गया होगा, भारत में क्षेत्रीय असमानता या क्षेत्रीय असंतुलन क्यों है। ठीक है, प्रादेशिक असमानता के दूसरा कारण है आर्थिक संसाधनों की स्थिति। ठीक है, आर्थिक संसाधनों की स्थिति से प्रादेशिक असमानता कैसे उत्पन्न होती है। जैसे किसी क्षेत्र में आर्थिक संसाधन कम है, मृदा उपजाऊ नहीं है, पानी की समस्या है, ठीक है, खनिज भी कम है, तो उस स्थान पर क्या होगा, आर्थिक विकास कम होगा। ठीक है, जबकि कुछ क्षेत्रों में ये संसाधन अधिक है भारत में, तो उन क्षेत्रों में विकास अधिक हुआ है। ठीक है, तो इससे क्षेत्रीय असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, वो अच्छी स्थिति में, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मृदा है, पानी की भी अच्छी सुविधा है, ठीक है, खनिज संसाधन भी यहाँ पे ठीक ठाक स्थिति में, तो इस कारण से उसका तेज़ी से विकास हुआ है। जबकि राजस्थान है, यहाँ पे मृदा भी उपजाऊ नहीं है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, खनिज भी है, लेकिन खनिज भी जो महत्वपूर्ण खनिज है वो यहाँ पर कम है। ठीक है, कोयला, लोहा वगैरह ये खनिज यहाँ पर कम है, इस कारण से राजस्थान का विकास कम हुआ है, जबकि महाराष्ट्र का विकास अधिक हुआ है। यूपी, बिहार है, वहाँ पर मृदा उपजाऊ है, पानी की भी अच्छी सुविधा है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर दूसरे कारक आ भी रहे हैं। जैसे वहाँ पर जनसंख्या अधिक है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है, इस कारण से क्या हुआ है, वहाँ पर आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई है, जनसंख्या का ज़्यादा लोड होने के कारण। ठीक है, तो आर्थिक कारक भी असमानता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो तीसरा कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में आएंगे, जैसे वहाँ की उस क्षेत्र की जाति संरचना कैसी है, भाषा कौन सी बोली जाती है, ठीक है, कौन से धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये कारक जो है आर्थिक विकास या प्रादेशिक असमानता पर प्रभाव डालते हैं। जिससे धर्म से और भाषा, ये चीज़ें, इन चीज़ों से पता लगता है कि उस क्षेत्र की
परंपराएं कैसी है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। इससे डिसाइड होता है कि वो लोग आधुनिक है या परंपरागत रूप से जीने वाले हैं, ठीक है। तो इससे भी आर्थिक विकास प्रभावित होता है, ठीक है। चौथा कारण है राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों में आ जाएगा जैसे राजनीतिक अस्थिरता या स्थिरता की स्थिति, ठीक है। वो क्षेत्र राजनीतिक रूप से स्थिर है या अस्थिर है। स्थिर का मतलब है वहाँ पर सरकारें स्थायी है या चेंज होती रहती है, ठीक है। 5 साल भी नहीं चल पाती, कई राज्यों में बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। जैसे झारखंड है, वो 2000 में राज्य बना था, तो उसके राज्य बनने के बाद वहाँ पर 12 साल के अंतर्गत ही 8-9 मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है। मतलब कोई भी सरकार स्थिर नहीं थी। अगर मुख्यमंत्री चेंज होते रहेंगे तो उनका फोकस चुनाव पर ही रहता है, ठीक है। वो विकास पर ध्यान दे नहीं पाते। इस कारण से राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता विकास को प्रभावित करती है। दूसरा इसमें आ जाएगा आपके प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारणों में जैसे है कुछ राज्य या क्षेत्र जो है वो प्रशासनिक रूप से दक्ष है, ठीक है। प्रशासन में भ्रष्टाचार कम है, कुशलता अधिक है, जबकि कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार और कुशलता की कमी है, ठीक है। जैसे यूपी बिहार वगैरह इलाके बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए, ठीक है। वहाँ के जो प्रशासन है वो दक्ष नहीं है और उनमें कुशलता की कमी भी है, ठीक है। इस कारण से वो राज्य विकास में पीछे रह गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे कारण जो है ये प्रादेशिक असमानता को बढ़ाते हैं, कुछ कारण, ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन जो है भारत के विकास में, उसे समाप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, जैसे हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कई सारे उपाय हैं, उसमें कुछ गवर्नमेंट ने उपाय अपनाए हैं, कुछ उपाय जो ऐसे हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला उपाय है क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है भारत सरकार ने शुरू किए थे ऐसे क्षेत्रों में जो विकास की दृष्टि से पीछे रह गए हैं, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये चलाया गया था राजस्थान गुजरात जैसे सूखे प्रभावित जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में चलाया गया था, ठीक है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था गवर्नमेंट ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये चलाया गया था पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अलावा जो जनजाति वाले इलाके हैं, जो एसटी वाले इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, वो इलाके भी विकास में पीछे हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसे इलाकों में क्या किया, यहाँ पर चलाया गवर्नमेंट ने जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, इस नाम से कार्यक्रम चलाया, तो जिससे उन क्षेत्रों का विकास हो सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ये क्षेत्रीय असंतुलन जो है विकास में उससे दूर किया जा सके, ठीक है। तो ये तो आप उपाय दिखा सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपको लिखना होगा कि आगे क्या किया जाना चाहिए। तो उसमें आएगा दूसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट को जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए, तो ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण। क्योंकि बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है, ठीक है। वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण जो विकास हो रहा है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस कारण से उन्हें विकास को गति नहीं मिल पा रही, ठीक है। तीसरा कारण जो है उसमें तीसरा उपाय जो है उसमें आएगा आपके आधारभूत संरचना का विकास, ठीक है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आधारभूत संरचना का विकास कम है, जैसे राजस्थान है, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों में क्या है, आधारभूत संरचना का विकास अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इन राज्यों में क्या है, आधारभूत संरचना पर जोर दिया जाना चाहिए। जिस आधारभूत संरचना के लाभ होगा, जैसे एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह खोलेंगे तो उससे एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा और इससे कौशल विकास होगा, ठीक है। शिक्षित होंगे लोग, उन्हें जो उद्योग वगैरह है उनमें काम करने के लिए कौशल हासिल होगा शिक्षा से, ठीक है। इसके अलावा बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी कम होगी शिक्षा के कारण, ठीक है। तो इस तरह के इसके अलावा दूसरा उपाय इसमें हॉस्पिटल हो सकता है। आधारभूत संरचना में हॉस्पिटल वगैरह का निर्माण, सड़कों का निर्माण, तो इनसे क्या होगा, वहाँ पर उस क्षेत्र में विकास तेज़ी से होगा, ठीक है। तीसरा उपाय हो गया। चौथा उपाय हम देखेंगे नियोजित विकास, ठीक है। नियोजित विकास का मतलब है कोई भी क्षेत्र है उसमें एक प्लानिंग के तहत, भविष्य की प्लानिंग के तहत विकास किया जाता है। जैसे आप कोई भी जिला ले सकते हो, 12 जिला है या राजस्थान राज्य है या भारत का कोई भी एरिया है, उसमें सरकार को नियोजित विकास की नीति अपनानी जरूरी है, ठीक है।
तो नियोजित विकास से हम क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, 5वां उपाय है स्थानीय भागीदारी। स्थानीय भागीदारी का मतलब है कोई भी क्षेत्र है जिसमें हम उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनकी भागीदारी बढ़ना ज़रूरी है शासन में। ठीक है, उससे क्या होगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें वहाँ की समस्याओं का पता होता है, तो उन समस्याओं को वो समझ सकते हैं और उन्हें दूर करने के वो उपाय कर सकते हैं।